Hello friends, now let's finish the chapter sound waves. We are almost at the end of the chapter और आज मैं आपको लास्ट आर्टिकल साउंड वेव्स का कराऊंगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट. नाउ व्हाट दिस डॉपलर्स इफेक्ट इज, इसे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं. इट्स वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेनेवर देयर इज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स. सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में किसी भी तरह का जब रिलेटिव मोशन है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस कंसेप्ट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट. देखिए, जैसे ट्राई टू फील इट प्रैक्टिकली. आप सिचुएशन को इमेजिन करो. आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हो और ट्रेन को आते हुए और जाते हुए देखते हो, सुनते हो, उसके विसल को सुनते हो, ध्यान से उस नॉइस को सुनते हो. आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हो, आप ट्रेन को बोर्ड नहीं कर रहे हो. ट्रेन आ रही है, रुक रही है और जा रही है. आते समय ट्रेन के जो हॉर्न की आवाज है, जो विसल की आवाज है, उसको सुनते हो, और जाते समय जो ट्रेन का जो विसल है, जो हॉर्न है, उसकी आवाज को सुनते हो. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस? डू यू फील एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ फर्क सुनाई देता है? चलिए, आप रेलवे प्लेटफॉर्म की बात छोड़िए, आप तो किसी सड़क पर खड़े हो जाइए और जो कार है, आती हुई कार, जाती हुई कार, उसे सुनिए. या फिर आसमान में कोई एरोप्लेन, उसे देखिए. दूर से कोई एरोप्लेन आ रहा है, आपके सबसे करीब आया और फिर आपसे दूर जा रहा है. क्या डिफरेंस आप सुनते हो उससे आने वाली आवाज में? मैं बताता हूं. जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, ट्रेन आपके करीब आ रही है और तेजी से हॉर्न बजाती हुई आ रही है, आपको हॉर्न की आवाज ऊंची और तीखी सुनाई देगी. और जब वह ट्रेन दूर जा रही है तो रिलेटिवली जब आप सुनोगे, उसकी आवाज को जब आप सुनोगे, तो आपको थोड़ी धीमी, मोटी और भारी आवाज सुनाई देगी. दिस इज द डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस arises due to the variation in frequency, the actual frequency and the apparent frequency. हॉर्न बजाते हुए कार जब आपके करीब आ रही है तो वो हॉर्न की आवाज आपको तीखी सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी. और हॉर्न बजाते हुए कार जब दूर जा रही है तो आपको वह आवाज once again थोड़ी भारी, थोड़ी धीमी सुनाई देगी. इसी तरह से आप एरोप्लेन वाले फिनोमेना में, एरोप्लेन वाली मोशन में यही फिनोमेना आप ऑब्जर्व करोगे. इनफैक्ट दिस डॉपलर्स इफेक्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस क्रिएचर्स. जैसे मैं चैप्टर के शुरुआत में समझा रहा था, चमगादड़, बैट के केस में तो डॉपलर्स इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. बैट तो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है और जो टकरा कर लौटने वाली फ्रीक्वेंसी है उसको बड़े ध्यान से सुनता है. और जो फ्रीक्वेंसी को जब वो ध्यान से सुनता है तो उसी से वह समझता है कि जिससे चीज से यह साउंड टकरा कर लौटी है, वह ऑब्जेक्ट, वह ऑब्स्टेकल, वह जो भी चीज है जहां से साउंड टकरा के लौटी है, उसकी रिलेटिव मोशन क्या है, वह दूर जा रहा है, करीब आ रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी है. दैट्स अ परफेक्ट क्रिएचर.
who makes its movement by the help of sound, by the various effect of sound. साउंड के जो अलग अलग इफेक्ट है उसी से वो अपना मूवमेंट या मोशन करता है. इस डॉपलर्स इफेक्ट को अब हम जरा डिटेल में समझेंगे और इसके इफेक्ट को देखेंगे. देखिए, मैं सबसे पहले बहुत ब्रॉडली डॉपलर्स इफेक्ट को बता देता हूं. यदि रिलेटिव मोशन हो रहा है और सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ जाती है. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से एपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देगी यदि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, if source and observer are moving away from each other, then the apparent frequency would be less than the actual frequency. This is the ultimate outcome of Doppler's effect. If source observer are moving toward each other, frequency decreases, frequency increases, and if source and observer are moving away from each other, apparent frequency decreases. यह कोई सोर्स है और यह ऑब्जर्वर है. सोर्स रेस्ट पर, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर. सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में मीडियम है और यह मीडियम भी रेस्ट पर. इफ एवरीथिंग इज एट रेस्ट, जस्ट होल्ड ऑन. सोर्स इज आल्सो एट रेस्ट, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर, मीडियम भी रेस्ट पर. और सोर्स साउंड वेव्स एमिट कर रहा है एंड दोस साउंड वेव्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड ऑब्जर्वर विथ स्पीड v. हम कहते हैं if wavelength is lambda, frequency is f, then one can always write speed is equal to wavelength into frequency. Frequency is speed upon wavelength, and in this case actual frequency would be equal to the apparent frequency. Actual frequency would be equal to apparent frequency. इस सिचुएशन में ऐसा होगा, मतलब ऑब्जर्वर को साउंड बिल्कुल वैसी ही सुनाई देगी जैसे कि वह है. उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, न तो कोई वेवलेंथ में कोई वेरिएशन दिखाई देगा, न कोई फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन दिखाई देगा. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन तब होता है जब रिलेटिव मोशन होता है. अब वह वेरिएशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, मैं उसे मैथमेटिकली समझने की कोशिश करता हूं, मैं उसे एनालिटिकली समझने की कोशिश करता हूं. मैं उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन ऑब्टेन करता हूं और फिर मैं उसके अलग अलग केस और अलग अलग कंडीशंस को समझूंगा. देखिए, this is a source and this is a observer. यह सोर्स और यह ऑब्जर्वर. अब इसके बीच में दिस इज मीडियम. मैं क्या करता हूं, सोर्स को भी मूव होते हुए देखता हूं. Vs वेलोसिटी से ऑब्जर्वर को भी मूव होते हुए देखता हूं vo वेलोसिटी से, और मीडियम को भी मूव होते हुए देखता हूं vm वेलोसिटी से,
और सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ साउंड ट्रेवल करती है v स्पीड से। नाउ यह मैंने असाइन कर दिया है, इस सिचुएशन को मैं इस तरह से देख रहा हूं। अब देखिए, मैंने सारी वेलोसिटी, सारी स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग इंडिकेट की है, एज्यूम कर रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग। सारी स्पीड, सारी वेलोसिटीज को पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग लेते हुए मैं एक जनरलाइज्ड मैथमेटिकल इक्वेशन पहले ऑब्टेन कर देता हूं और फिर इसमें अलग अलग स्पेशल केसेस बताना चालू करूंगा और उन स्पेशल केसेस में कैसा एक्सप्रेशन बनेगा। मैं देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ sound is v. Now this is the speed of sound in still air, in still medium. यदि मीडियम बिल्कुल रेस्ट पर हो, मीडियम मूव नहीं कर रहा हो, तो यह साउंड की स्पीड है। मगर इधर मीडियम मूव कर रहा है और मीडियम की स्पीड मैंने साउंड के ही अलोंग, साउंड के ही डायरेक्शन में vm लिख रखी है। तो मैं कहता हूं speed of sound in this medium, speed of sound in medium here, इस जगह पर जो मैंने मीडियम ले रखा है, दिखा रखा है, जो साउंड के साथ मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम हियर वुड बी v प्लस vm। v वेलोसिटी से साउंड आगे जा रही है क्योंकि मीडियम भी मूव कर रहा है, इसलिए मीडियम की स्पीड साउंड की स्पीड में एड अप हो जाएगी। ध्यान रहे, यदि मीडियम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साउंड की वह स्पीड इधर सब्सट्रैक्ट होएगी, डिडक्ट होएगी, कम हो जाएगी। अभी हमने मीडियम को साउंड की ही डायरेक्शन में देख रखा है, उसी डायरेक्शन में ले रखा है और उसी हिसाब से एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। अब मैं कहता हूं सोर्स भी मूव कर रहा है vs स्पीड से। नाउ व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस सोर्स? मैं कहता हूं स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, हियर इस जगह पर v प्लस vm minus vs, this would be the speed of sound with respect to source here. अब सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ है लैम्डा। इस बात को इधर लिख देता हूं, वेवलेंथ और एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f। एक्चुअल wavelength is lambda and actual frequency is f of the source. अब जरा सोचिए, सोर्स के मूव करने से सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोर्स यदि मूव कर रहा है तो इसके मूव करने से इसकी फ्रीक्वेंसी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसके मूव करने से इसकी एपेरेंट वेवलेंथ पर फर्क पड़ जाएगा। मैं कहता हूं इफ एपेरेंट वेवलेंथ, यदि एपेरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश है, एपेरेंट वेवलेंथ इज लैम्डा डैश, तो हम कहेंगे एपेरेंट वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस vm माइनस vs।
हम एपेरेंट वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं v प्लस वी एम माइनस वी एस अपॉन फ्रीक्वेंसी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एपेरेंट वेवलेंथ. अब जरा सोचिए, अब ऑब्जर्वर की तरफ देखना चालू करते हैं. तो हमने सोर्स को देख लिया, अब ऑब्जर्वर की तरफ देखना चालू करते हैं. नाउ व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर? व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हियर? इस जगह पर जो ऑब्जर्वर हमें दिख रहा है, इसके रेस्पेक्ट में साउंड की स्पीड क्या है? v प्लस वी एम. यह तो स्पीड ऑफ साउंड है माइनस द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर. दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हियर. अब मैं कहता हूं, ऑब्जर्वर को जो वेवलेंथ आती हुई दिखाई देगी वह लैम्डा डैश, लैम्डा डैश वेवलेंथ आती हुई दिखाई देगी. और ऑब्जर्वर को जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी दैट इज एफ डैश. मैं इधर लिखता हूं एपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज एफ डैश. तो मैं कहूंगा एपेरेंट वेवलेंथ इनटू एपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस वी एम, दिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. मैं एफ डैश की लैम्डा डैश की जगह यह एक्सप्रेशन रख देता हूं v प्लस वी एम माइनस वी एस अपॉन एफ इनटू एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस वी एम minus VO. In order to get the expression for F dash, rearrange it and you will get the expression for apparent frequency F dash as equal to V plus Vm minus VO upon V plus Vm minus Vs whole into F. This is finally the generalized expression for the apparent frequency. इसमें सारी चीजें आ गई है. मीडियम के मोशन का इफेक्ट, ऑब्जर्वर के मोशन का इफेक्ट, सोर्स के मोशन का इफेक्ट. F is the actual frequency and F dash is the apparent frequency. अब इस जगह पर सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव डायरेक्शन में ली गई है. कोई सी भी वेलोसिटी, कोई सी भी स्पीड यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहां नेगेटिव रख दिया जाएगा. पहले इस चीज को पूरा नोट डाउन कर लीजिए. अब इसके बाद मैं अलग अलग केस समझाऊंगा. अलग अलग केस से मैं डॉपलर इफेक्ट के अलग अलग एक्सप्रेशंस को ऑब्टेन करके दिखाऊंगा. पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए. टेक इट डाउन, जरा ध्यान से देख लीजिएगा. सोर्स ऑब्जर्वर, एक्चुअल वेवलेंथ इज लैम्डा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज एफ. अब देखिए, स्पीड ऑफ साउंड मैंने v लिया, मीडियम को पॉजिटिव डायरेक्शन में vm से ऑब्जर्व करते हुए देखा, तो मीडियम के मूव करने से साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी. सेम डायरेक्शन में मीडियम के मूव करने से. ऑब्जर्व सोर्स के रेस्पेक्ट में साउंड की स्पीड देखी और एपेरेंट वेवलेंथ सोर्स के रेस्पेक्ट में हमने निकाल ली. फिर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड की स्पीड देखी और फिर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमने एपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल ली और फाइनली यह एक्सप्रेशन लिखा है. मैं इसके बाद यह सारी चीज साफ करूंगा, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को लिखा रहने दूंगा और अलग अलग केस समझाना चालू करूंगा.
सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए, इफ मीडियम एट रेस्ट, सोर्स एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट। जरा देखिए, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 0 रख दीजिए, Vs 0 रख दीजिए, Vo 0 रख दीजिए। मीडियम 0, ऑब्जर्वर की स्पीड 0, सोर्स की स्पीड 0, तो यहां F इक्वल टू F डैश आपको दिखने लगेगा। F डैश इज इक्वल टू F आपको दिखने लगेगा। यह सिचुएशन तो आपको बिल्कुल साफ साफ इधर दिखेगी। मीडियम की भी स्पीड 0, ऑब्जर्वर, सोर्स सबकी स्पीड 0, तो V कैंसिल हो जाएगा और F इक्वल टू F डैश आपको दिखने लगेगा। यह केस सबसे पहले नोट कर लीजिए, इस डेरिवेशन को नोट कीजिए। अब सारे बाकी के स्पेशल केस देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अब मैं अलग अलग केस बताता हूं। पहला केस, इफ मीडियम एट रेस्ट। सबसे पहले मैं सिचुएशन इफ मीडियम एट रेस्ट, यदि मीडियम रेस्ट पर है तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज 0, और यदि वेलोसिटी ऑफ मीडियम 0 हो गया, स्पीड ऑफ मीडियम 0 हो गया, तो Vm इधर 0 कर देते हैं। अब जो एक्सप्रेशन दिखाई देगा, F डैश इज इक्वल टू V माइनस Vo अपॉन V प्लस और V माइनस Vs into F। दिस इज केस 1। अब दूसरा केस, इफ सोर्स मूविंग। दूसरे केस में मैं मीडियम एट रेस्ट, और अब आप देखिए सोर्स का इफेक्ट हमेशा डिनोमिनेटर में दिखता है और ऑब्जर्वर का इफेक्ट हमेशा न्यूमरेटर में अकाउंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का जब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू जो टर्म होगा, इसमें ऑब्जर्वर के इफेक्ट को, ऑब्जर्वर के मूवमेंट को न्यूमरेटर में और सोर्स के मूवमेंट को डिनोमिनेटर में। नाउ if source moving and observer at rest, तो ऑब्जर्वर एट रेस्ट जब है तो Vo को तो हम 0 कर देंगे। अब इफ सोर्स मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, टुवर्ड ऑब्जर्वर, तो यह सोर्स है और यह ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। सोर्स की स्पीड जो है पॉजिटिवली जाएगी, और इस केस में हम कहेंगे F डैश इज इक्वल टू V अपॉन V माइनस Vs इंटू F। और आप देखिए F डैश in this case would be greater than F, while if source moving away from observer, if it's moving away from observer, यह सिचुएशन ऑब्जर्वर इधर रेस्ट पर और सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब इस केस में क्या होगा कि सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो सोर्स की स्पीड नेगेटिव ली जाएगी, आगे अवे में वो नेगेटिव साइड में जाने लगी। अब इधर नेगेटिव जब हम लिखेंगे तो यह इस तरह सिचुएशन दिखने लगेगी, F डैश इक्वल टू V, ऑब्जर्वर की स्पीड तो हमने 0 कर दी, V माइनस ऑफ माइनस Vs इंटू F, और इस तरह से यह F डैश दिखने लगेगा V अपॉन V प्लस Vs इंटू F। दिस इज द एक्सप्रेशन। और आप देखें इस केस में F डैश वुड बिकम लेस देन F।
This is another situation when source is moving and observer is at rest. Observer रेस्ट पर है इसलिए v 0 और सोर्स मूविंग है इसलिए वेलोसिटी ऑफ सोर्स टर्म दिखेगा. टुवर्ड में यह माइनस ही रहेगा और अवे में यह प्लस vs हो जाएगा. और टुवर्ड ऑब्जर्वर यदि है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन f. अब अगली सिचुएशन में बताता हूं. इफ सोर्स स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर मूविंग, इफ सोर्स स्टेशनरी means vs is 0 and observer moving, case 1 toward the source, observer moving toward the source. अब जरा देखिए क्या होगा. ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड द सोर्स में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि सोर्स तो स्टेशनरी है और यह ऑब्जर्वर वीओ से इसकी तरफ आ रहा है. तो यह सोर्स की स्पीड हम 0 कर रहे हैं और ऑब्जर्वर इधर पॉजिटिव है, यह नेगेटिव साइड में जा रहा है. तो अब जो एफ डैश होएगा, दिस एफ डैश वुड बी v प्लस वीओ बाय v इंटू एफ. इस केस में एफ डैश वुड बी ग्रेटर देन एफ. while if observer moving away, if observer moving away from source, away from source, तो सोर्स तो स्टेशनरी और यह ऑब्जर्वर जो कि वीओ स्पीड से अवे जा रहा है. अब इस केस में आप देखिए, अब जो हम एफ डैश लिखेंगे, एफ डैश वुड बी वी माइनस वीओ बाई वी इनटू एफ. इस तरह से एफ डैश वुड बी लेस देन एफ. अनदर सिचुएशन, यह मैंने सोर्स ऑब्जर्वर दोनों को ही मूव होते हुए देखा. इधर मैंने ऑब्जर्वर को रेस्ट पर और सोर्स को मूव होते हुए देखा. इधर मैंने सोर्स को रेस्ट पर और ऑब्जर्वर को मूव होते हुए देखा है. इसे मैं केस 1 बोल रहा हूं. दिस लेट अस से केस 1, दिस केस 2 एंड दिस केस 3. और इन केसेस में भी सब केसेस बना रखे मैंने. इसमें भी 2 केस, इसमें भी 2 केस और बने हुए. अब पहले इसे नोट डाउन कीजिए, बड़े ध्यान से देखिए. मैं आगे के और केस बताता हूं.